हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू टॉपिक ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो रेगुलेशन ऑफ किडनी का जो सिस्टम है उसकी रेगुलेशन की बात करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ किडनी के जो सिस्टम है यानी फंक्शन के अकॉर्डिंग जो काम कर रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छे से देखें, अच्छे से समझे बात को, क्योंकि टॉपिक जो है थोड़ा सा टफ होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझे। रेगुलेशन का मतलब होता है नियमन। क्या मतलब होता है? नियमन। किडनी के कार्यों का नियमन। किसकी बात कर रहे हैं हम? किडनी के कार्यों के नियमन की बात कर रहे हैं। वो रेगुलेट कैसे होते हैं? तो जब भी आप किसी रेगुलेशन की बात सुनते हो तो आपको बॉडी के अंदर किसी चीज को रेगुलेट करना है तो बिल्कुल यहाँ पर हॉर्मोन्स की क्रिया चलेगी। यहाँ पे कुछ हॉर्मोन्स हैं वो यहाँ पर काम आएंगे जिससे किडनी के जो फंक्शन है वो रेगुलेट होंगे। यहाँ पर मैंने 3 हॉर्मोन्स की बात की है। एक है एडीएच, एक रास और एक एएनएफ। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये तीनों प्रकार के हार्मोन्स हैं। इनकी डिटेल से हम बात करेंगे। एक एक को अभी यहाँ पे नहीं खोलेंगे क्योंकि डिटेल है इनकी, तो डिटेल से ही बात कर लेंगे। तो जो एडीएच है उसकी अगर हम बात करें तो वो आपके हाइपोथैलेमस द्वारा इंक्रीज होता है। ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है ना, वो एडीएच को प्रोड्यूस करवाता है, उत्पन्न करता है, प्रेरित करता है। बट रिलीज कहाँ से होता है? रिलीज ये होगा पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड से। वापस से सुन लो बात को। प्रेरित करने वाला तो कौन है? हाइपोथैलेमस। लेकिन ये निकलेगा कहां से? जो पश्च पीयूष ग्रंथि है, एक तो अग्र होती है, एक पश्च होती है, पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलेगा ये। तो आपको यहां पर जो बातें इंग्लिश में लिखी हुई है वो टफ लग रही हैं तो आप, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे हिंदी में नोट करते रहें। ठीक है, और रास की यदि हम बात करें तो ये जो रास मैकेनिज्म है ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, ये अपरेटस नई चीज है, उसका भी हम यहीं पे समझ लेंगे। अपरेटस का मतलब होता है उपकरण। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस की बात कर रहे हैं हम। जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन के बारे में आपने जान लिया था। अब जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस क्या होता है ये भी यहीं पे जान लेंगे हम। तीसरा जो एएनएफ है वो हार्ट से रिलेटेड रहता है, हार्ट भी इस पे काम करवाएगा। क्योंकि बॉडी के जितने भी फंक्शन है, और जब हम रेगुलेट करने की बात कर लेते हैं, किसी चीज को रेगुलेट करने की बात करते हैं तो एक चीज पर दूसरी चीज का प्रभाव हो जाता है। रेगुलेट कर रहा है भाई, किडनी काम कर रही है तो क्या हार्ट काम नहीं कर रहा है क्या? वहां पे कर रहा है। वहां पे लीवर काम नहीं कर रहा है क्या? लीवर भी कर रहा है। ब्रेन के अंदर काम नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है। समझ में आई बात? आई? जैसे कुछ इस प्रकार का है, जैसे हम किसी होम का कंस्ट्रक्शन डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर जो हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं। कुछ फर्श का काम कर रहे हैं, कुछ पेंट वगैरह कर रहे हैं, कुछ फिटिंग, बिजली की फिटिंग कर रहा है। सब अपने नियमन करके चल रहे हैं, तब जाके कंस्ट्रक्शन रूप से एक मकान तैयार हो रहा है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर भी रेगुलेट करने के लिए सारे सिस्टम चलते हैं। अब यहां पर एक फीडबैक मैकेनिज्म होती है। फीडबैक मैकेनिज्म को आप फीडबैक मैकेनिज्म ही बोलो आप। फीडबैक, देखो फीडबैक क्या होता है? जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया और मैंने आपसे पूछा, बताओ बच्चों मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसे लगा? तो आप बोल रहे हो, उसके ऊपर कोई कमेंट दे रहे हो कि सर अच्छा लगा, यहाँ पे आप डाउन गए सर, यहाँ पे भी हार्मोन्स वगैरह वो निकलेंगे कैसे? अरे बॉडी के अंदर कोई चीज हो रही है तो उसका सिग्नल किसके पास जाना चाहिए? ब्रेन के पास जाना चाहिए, तभी तो ब्रेन वहां से निकालेगा। इसको आप क्या कहोगे? फीडबैक मैकेनिज्म। क्या कहोगे? समझ में आ गई बात? अगर बॉडी के अंदर कोई काम हो रहा है और उसको कोई हार्मोन चाहिए तो हार्मोन उस अंग के पास, आपको पता है हार्मोन एग्जैक्टली उस ऑर्गन के पास नहीं होता जिस ऑर्गन पर काम करना है। हार्मोन तो कहीं दूसरी जगह से निकलते हैं और वहां के काम करते हैं। तो वो फीडबैक भेजेगा, वो मतलब वो सिग्नल भेजेगा कि भाई ब्रेन के पास जाओ, नर्वस सिस्टम के जरिए वो सिग्नल भेज रहा है और ब्रेन को कहो कि इस हार्मोन की रिक्वायर है तो ये हार्मोन भेजें।
तो फिर ब्रेन उसके सिग्नल को पढ़ के वापस से कोई हार्मोन भेज रहा है, जैसे एडीएच भेज रहा है, तो ये फीडबैक हो गया। समझ में आ गई बात? अगली स्लाइड में हम देखते हैं, तो यहां पर एडीएच की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एडीएच का पूरा नाम होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या नाम होता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ऑल्सो कॉल्ड वेसोप्रेसिन। चाहे हिंदी में लिख लो आप इसको, वेसोप्रेसिन। इसका दूसरा नाम क्या है? वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और देखो, डाययूरेटिक का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन। एक्सेस की जहां पर भी बात आती है ना, एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी मूत्र की ज्यादा मात्रा। एक्सेस यानी ज्यादा, लेस यानी कम, लीस अमाउंट या एक्सेस अमाउंट। तो एक्सेस की जब भी हम बात करते हैं तो ज्यादा। तो ये डाययूरेटिक का मतलब होता है कि एक्सेसिव यूरिनेशन हार्मोन, लेकिन आपने इसके आगे जोड़ दिया एंटी। क्या जोड़ दिया? अब ये एक्सेसिव यूरिनेशन को नहीं होने देगा। एंटी का मतलब तो समझ गए। पर डाययूरेटिक का मतलब क्या है? एक्सेसिव यूरिनेशन होना चाहिए, लेकिन इसके आगे क्या लग रहा है? एंटी। तो इसका मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करता है? मूत्र की ज्यादा मात्रा को शरीर से बाहर नहीं निकलने देता। ये मूत्र जब ये आके काम करेगा तो मूत्र कम निकलेगा शरीर से, क्योंकि ये ऑल्सो, आपको इसके बारे में पता है, पहले ही पता लग गया, वो पढ़ाया भी था कि एडीएच जो होता है वो डीसीटी और सीडी पर काम करता है। तो वहां से वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। जैसे रीअब्जॉर्प्शन हो गया तो मूत्र से जल निकल गया, तो मूत्र भी कम बन गया। मूत्र किसके साथ बन रहा है? जल के साथ ही तो बन रहा है। इसको वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेसो। देखो, वेसोप्रेसिन का मतलब होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब इसको मैं हिंदी में बता देता हूं आपके लिए। वेजो का मतलब होता है वेसल्स। वेसल्स यानी ब्लड की वेसल्स। वेसल्स छोटी छोटी नलिकाएं, केशिकाएं वगैरह जो है सारी आ गई, ब्लड वेसल्स। ब्लड की यानी रक्त की नलिकाएं। कंस्ट्रक्शन, उनको कंस्ट्रक्ट कर दे, दबा दे उनको। समझ में आ गई? यानी संकुचित कर दे। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? संकुचित कर दे। तो वेसोप्रेसिन वही काम करता है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ वेसल करता है। यानी वेजो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? ये जो ब्लड वेसल्स होती है उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ऐसे दबा देता है उनको, ठीक है। अब फंक्शन अगर हम देखें, इसके कार्य देखें एडीएच की, तो पहली बात है ये प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, यानी प्रिवेंट यानी रोक देता है, एक्सेसिव यानी ज्यादा, लॉस ऑफ वाटर यानी वाटर का जो ज्यादा लॉस हो रहा है ना उसको प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। अब चाहे आप इसको इंग्लिश में लिखें चाहे हिंदी में लिखें, बात आपके समझ में आ गई। प्रिवेंट रोकना, एक्सेसिव ज्यादा मात्रा किसकी? वाटर की, और लॉस होने से यानी वाटर की ज्यादा मात्रा का लॉस होने से, हानि होने से उस चीज को एक रोक देता है। दूसरी है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। दूसरा ये काम करता है, कैसे रोकेगा उसको? वाटर का पुनः अवशोषण कर लेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो रोक देगा। भाई पानी इधर से बह के जा रहा है इस नली से, आपने एक दूसरी नली उसके अंदर डाली और सारा पानी खींच लिया, तो आगे क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा ना। तो आपने क्या कर लिया वहां से? रीअब्जॉर्प्शन। क्या कर लिया? तो ये क्या करता है? डीसीटी के ऊपर आता है और डीसीटी से सारा पानी खींच लेता है। तो डीसीटी आगे उसके अंदर सीडी के अंदर क्या डालेगी? कुछ नहीं डालेगी ना। तो वाटर का क्या हो गया? रीअब्जॉर्प्शन। वेसो कंस्ट्रिक्शन, ये बात यही पे आएगी, ऑल्सो कॉल्ड वेसो कंस्ट्रिक्शन। इसे वेसो कंस्ट्रिक्शन हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है? कंस्ट्रक्ट कर देता है, दबा देता है उनको। अब है वाटर लॉस कब होगा? पहली बात ये आती है, वाटर लॉस होगा कब अपनी बॉडी में? देखो, वाटर लॉस होने के कई कारण। पहली बात तो हम पानी कम पी रहे हैं, उस दिन पूरे दिन हमने पानी कम पिया तो वाटर लॉस है। ऐसे कंडीशन में आप जैसे कम पानी पियो तो आपकी बॉडी में कितना पानी है? 75% पानी है। आप पानी मत पियो शाम तक तो आपके यूरिन जो है वो भी कम निकलेगा,
अब आप ये नहीं बोल रहे कि सर हमारी बॉडी के अंदर जो पानी है वो यूरिन में बन के क्यों नहीं निकल रहा। अरे बॉडी क्यों छोड़ेगी उसको, सेल नहीं छोड़ेगी अपना पानी। एटलीस्ट उनको पानी चाहिए तो वो पानी खींच ओढ़ लेगी ब्लड से, ब्लड से पानी खींच ओढ़ लेती है वो, ठीक है। तो आप जिस दिन पानी कम पीते हो उस दिन आप यूरिन भी कम जाते, यूरिन का सिक्रेशन भी कम करते हो, और जिस दिन आप ज्यादा पानी पीते हो तो आप बार बार में पेशाब करने जाते हो, मूत्र का विसर्जन करने जाते हो ना। एक तो ये कंडीशन हो गई, ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। एक जैसे मान लो आपको कोई कोलेरा हो गया, डायरिया हो गया, हैजा वगैरह में आ गए आप, या दस्त लग रहे हैं। अच्छा, दस्त लगने में भी पानी खर्च हो रहा है ना, और या फिर आपके पसीना ज्यादा आया है, तो उस कंडीशन में भी आपका वाटर लॉस हो गया। अब वाटर लॉस होते ही एडीएच जाग जाएगा, एडीएच नहीं जागेगा, हाइपोथैलेमस जाग जाएगा। इस चीज को फीडबैक के हिसाब से ले। वाटर कम होते ही डीसीटी सूचना भेज देगी कि भाई जाओ और जाकर ब्रेन को कहो कि पानी कम है, पानी कम है, ठीक है। तो ब्लड, अब ब्लड के पास पानी कम है, ब्लड के पास पानी कम है, क्यों? क्योंकि आपने पानी लिया ही नहीं, और डायरिया के जरिए वो सारा पानी निकल गया था बाहर, डायरिया के जरिए सारा पानी निकल गया था। अब पानी कम है तो ब्लड की वॉल्यूम भी कम हो गई। ऐसी कंडीशन में बीपी भी लो हो सकता है आपका, ब्लड की वॉल्यूम कम हो गई। पानी कम है, ब्लड की जो वॉल्यूम है वो लो हो गई। अब ब्लड ने खुद ने सिग्नल भेज दिया, क्या बोला कि भाई वहां से एडीएच को निकाल के लाओ। एडीएच जैसे आया, डीसीटी पे उसने काम किया। एडीएच किससे निकला? पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहां से निकला? और उसने आया, और उसने आते ही क्या किया? पानी खींच लिया सारा। किससे? डीसीटी से, ब्लड से नहीं। और किस में मिला दिया? ब्लड में। किस में मिला दिया? ब्लड में, ठीक है। तो इस प्रकार से वाटर लॉस कब होता है? ऐसी कंडीशन में वाटर लॉस होता है। और जैसे ही वाटर लॉस होता है तो प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस यानी उत्पन्न होता है, एडीएच प्रेरित होता है एक तरीके से। रिलीज कौन करवाता है इसको? पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आ गई बात? आप क्या लिखोगे कि हाइपोथैलेमस, ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो एडीएच को निकलने के एडीएच जो वो क्या करती है? पश्चपीयूष ग्रंथि को एडीएच निकालने के लिए प्रेरित करती है। एक सारी लाइन बात हो गई। हाइपोथैलेमस पश्चपीयूष ग्रंथि को एडीएच निकालने के लिए प्रेरित करता है। तो अब ये ध्यान रहे कि हाइपोथैलेमस खुद नहीं निकाल रहा है। कभी आप ये लिखो हाइपोथैलेमस खुद एडीएच रिलीज कर रहा है। हो गई इतनी बात अपनी कंप्लीट। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें, वाटर कम हो गया अपनी बॉडी में, कि भाई अपने को कोलेरा हो गया, डायरिया हो गया, स्वेटिंग ज्यादा हो गई, पसीना ज्यादा निकल गया, तो वाटर कम हो गया। ये चीजें पता कैसे लग रही हैं? किसको? ब्लड को हो या फिर उसको, चाहे नेफ्रॉन की बात करें, उनको पता कैसे लगा कि अपनी बॉडी में वाटर कम हो गया? तो कोई ना कोई तो सिस्टम होएगा। तो वाटर कम होने पर पता कैसे लगता है? कैसे पता लगा? देखो, अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है? ओस्मो रिसेप्टर होते हैं, जिनको आप बोलोगे परासरण ग्राही। क्या बोलोगे? परासरण ग्राही, ओस्मो रिसेप्टर होते हैं इन बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर, जो डिटेक्ट करते हैं, संसूचित करते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं कि ओस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड 3, वो डिटेक्ट करते हैं। किस चीज को डिटेक्ट करते हैं? कि अपनी बॉडी में जो ओस्मोलैरिटी कम हो गई है या बढ़ गई है, यानी अपनी बॉडी में 300 से ज्यादा बढ़ गई है, 300 से कम चल रही है, इस चीज को वो डिटेक्ट करते हैं। कौन? ये ओस्मो रिसेप्टर, ये परासरण ग्राही। अच्छा, ओस्मोलैरिटी मिली ओस्मोल पर लीटर होती है। कितनी होती है? ये नॉर्मल केस में होती है, आपको पता है, नॉर्मल केस में होती है ना ये। अब दो कारण है इसके। एक कंडीशन तो ये दे रखी है, कम हो सकता है, इंक्रीज हो सकती है, एक में डिक्रीज हो सकती है। देखो, जब ओस्मोलैरिटी इंक्रीज बाय साल्ट, यानी जब आपके बॉडी के अंदर
जो प्रासरण सांद्रता है इसको आप क्या बोलोगे? प्रासरण सांद्रता। प्रासरण सांद्रता है वो बढ़ गई, 300 से ज्यादा हो गई। 303 है, कितनी हो गई? ज्यादा चल रही है, 700 800 पे चली गई। किसकी वजह से? क्योंकि आपने नमक ज्यादा खा लिया। अगर आपने नमक ज्यादा खाया है, आपने नमक ज्यादा खाया है तो ओस्मोलरिटी क्या हो गई? बढ़ गई, इंक्रीज हो गई ना। अरे कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है। साल्ट डालोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, पानी डालोगे तो कंसंट्रेशन घट जाएगी, पानी को बाहर निकालोगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, साल्ट को बाहर निकालोगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, दोनों को डालोगे तो बढ़ रही है। समझ में आ गई बात? तो आपकी बॉडी के अंदर ओस्मोलरिटी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई है बाय साल्ट के बढ़ने से। ये एरो मैंने ऊपर दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? नमक के बढ़ने से आपकी बॉडी के अंदर प्रासरण सांद्रता भी क्या हो गई है? बढ़ गई है। ऐसी कंडीशन में सेंट सिग्नल टू हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के पास अपने आप ही सिग्नल चला जाता है। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या हुआ? साल्ट की मात्रा बढ़ गई, और पोस्ट पिट्यूटरी को ये तुरंत ऑर्डर दे देता है कि एडीएस रिलीज कर दो। तुरंत क्या कहता है? एडीएस रिलीज कर दो। एडीएच रिलीज होते ही आ जाता है ब्लड। देखो एडीएच क्या है? हार्मोन है, और हार्मोन ब्लड से होता हुआ किसके पास आ जाएगा? डीसीटी और सीडी के पास। इट विल इफेक्ट डीसीटी एंड सीडी। ये किस पे इफेक्ट डालेगा? और वाटर रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देगा। यानी ब्लड है उसके चारों तरफ, डीसीटी की तरफ, और उसी के अंदर पड़ा है एडीएच। ये ब्लड है, और यहां पर एडीएच पड़ा है, और ये आपका डीसीटी क्या है? तो अब इसको करना क्या है? इसको करना क्या है? इसका सारा पानी खींचेगा। कौन खींचेगा? एडीएच। किस में मिला देगा? ब्लड में। इसलिए ब्लड का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये सारा पानी खींचेगा, वाटर रीअब्जॉर्ब्स इंक्रीज, बढ़ा देगा फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी। ब्लड में वाटर जाएगा, ब्लड में वाटर जाना स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपका यूरिन है वो कम बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेस यूरिन फॉर्म, कम बनेगा ना, क्योंकि पानी आपने सारा निकाल के किस में डाल दिया? ब्लड में डाल दिया। ऐसी कंडीशन में यूरिन बनना कम हो जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा करें, अगर H2 लेवल नॉर्मल है, पानी की मात्रा ठीक है आपकी बॉडी में, तो एडीएच को निकलना ही नहीं है, ये सिग्नल जाएगा ही नहीं, ये सिग्नल इसके पास जाएगा ही नहीं जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और जो मोर यूरिन जो है वो इंक्रीज होगा ही होगा, यानी ज्यादा पेशाब लगेगा। कब? जब वाटर आपने बॉडी में पूरा ले रखा है। ये बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है, मैंने इसको खोल के समझाया, बाकी आपको मैकेनिज्म पूरी तरीके से समझ में आ गई। एडीएच निकलेगा तो रीअब्जॉर्प्शन होगा, एडीएच नहीं निकलेगा तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एडीएच निकलेगा तो पेशाब कम लगेगा, एडीएच नहीं निकलेगा तो पेशाब ज्यादा लगेगा। और एडीएच तब नहीं निकलता है जब बॉडी के अंदर पानी पहले से है। एडीएच तब निकलता है जब बॉडी के अंदर किसी कारणवश पानी कम होगा। यहां पर देखिए रास, ठीक है, इस चीज को भी आप समझे। यहां पर रास के अंदर ये जो रास मैकेनिज्म है, ये रास सिस्टम है, इसके अंदर 3 हार्मोन काम करेंगे। एक तो है रेनिन, चाहिए आप इसको हिंदी में लिख लें, रेनिन। रेनिन 2 होते हैं, एक तो वो दूध का पाचन करने वाला, वो नहीं है यहां पर, ध्यान रखना। एक तो दूध का पाचन करने वाला, वो नहीं है यहां पे। एक एंजियोटेंसिन, इसका भी नाम लिखिए, एंजियोटेंसिन, हिंदी में लिख ले भले। और एक एल्डोस्टेरोन। 3 हार्मोन रास के अंदर, 3 हार्मोन, एक तो रेनिन, एक एंजियोटेंसिन, ठीक है, एक एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ये एक ही है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 4 लिख दिया आपने। देखो एल्डोस्टेरोन क्या हो गया? रेनिन, एंजियोटेंसिन, 3 हार्मोन हो गए। ठीक है, क्लियर? आ गई बात समझ में? रास मैकेनिज्म कब निकलती है? रास मैकेनिज्म कब निकलती है? ये आपके बीपी को नॉर्मल करने के लिए होती है। सिर्फ जब आपका बीपी डाउन चला जाता है उस टाइम पे बीपी को नॉर्मल उठाने के लिए काम आती है रास मैकेनिज्म। समझ में आ गई बात? याद करें, आर का मतलब रेनिन, ए का मतलब एंजियोटेंसिन, और ए का मतलब
एल्डोस्टेरोन। क्लियर, आई बात समझ में? काम क्या करते हैं, बीपी को नॉर्मल करते हैं। अच्छा अच्छा, इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस को समझना होगा। किसको? देखो क्या होता है, ये आ रही है एफरेंट आर्टियोल, अबीवाई धमनी। कौन सी आ रही है? ये हमने काफी बार पढ़ लिया, अब आपको वैसे याद हो जाना चाहिए। ये इफरेंट आर्टियोल है, ये इधर से जा रही है, एक पतली और एक मोटी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल्स है, इस पर छोटी छोटी सेल प्रेजेंट रहती हैं, ब्लड वेसल्स पर। इन सेल का नाम दिया गया है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। क्या नाम दिया गया? देखो, आप बोलोगे सर आपने हमें कंफ्यूज कर दिया, आप उस टाइम पे बोल रहे थे इसके अंदर सेल होती हैं जो एंडोथीलियम होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन। वो मैंने अंदर बताई थी बेटे, आपको याद रहे तो मैंने अंदर बताई थी। कहाँ बताई थी? हम बाहर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो सेल है उसको आप क्या कहोगे? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। क्या कहेंगे? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। क्लियर? अब क्या होता है, ये आपका क्या है? पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, और ये डीसीटी। अच्छा, जैसे डायग्राम बनाते हैं वैसे डायग्राम होता नहीं है ना एक्चुअल में। जैसे आप सर डीसीटी तो इधर है, नहीं, डीसीटी घूम घूम के इसके पास से होकर आता है, ऐसे ऐसे पास ही रहता है आगे तक। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? अगर 3D स्ट्रक्चर देखें तो डीसीटी जो है ऐसे इतना ज्यादा कोई होके थोड़ा सा इसके निकल के इसके ऐसे पास रहता है। किसके पास? बोमेन संप्ट के आगे निकल के आता है ऐसे ऐसे। अगर उसका कट सेक्शन देखें हम, मतलब अगर उसकी नली को ऐसे काट के देखें तो हमें कुछ इस प्रकार की सेल दिखेंगी। तो आपको पता है डीसीटी के अंदर जो सेल होती है अंदर, उसको आप कह रहे हो कौन सी? घनाकार उपकला। याद है? सरल घनाकार उपकला। तो ये घनाकार उपकला ही है अंदर की तरफ जो सेल। ये टीएस ऑफ डीसीटी यानी ट्रांस सेक्शन ऑफ डीसीटी, अनुप्रस्थ काट। वो उधर से घूम के आई, आगे एक ऐसी नली है, हमने उसको काट के देखा तो नली कटने के बाद ऐसी ही दिखेगी। तो इसमें घनाकार कोशिकाएं हैं, तो पूरी कैसी होनी चाहिए? घनाकार। लेकिन जो डीसीटी घूमकर इसके पास आती है उसमें कुछ जगह पर घनाकार और कुछ जगह पर स्तंभाकार कोशिका है। समझ में आ गई बात? इस प्रकार का ये जो सिस्टम बनता है ना, इसको आप कहते हो मैकुला डेंसा। यानी स्पेशली ये जो सेल है, ये जो स्तंभाकार सेल है, इन सेल को आप कहते हो मैकुला डेंसा। चाहे हिंदी में लिख लें चाहे इंग्लिश में लिख लें, एक ही बात है, मैकुला डेंसा ही बोलोगे आप। क्या बोलोगे? अच्छा, जैसे ये इसके पास रहता है तो यहां पर भी कुछ विशेष प्रकार की सेल होती है जिसको लासी सेल कहते हैं। लासीस। कौन सी? लासीस सेल, LACI, लासी सेल। क्लियर? तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, लासी सेल और मैकुला डेंसा सेल तीनों मिलकर कहलाती है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। क्या कहलाती हैं? क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है, आगे की मैकेनिज्म हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसका बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाए। आप इसको पढ़ के आए घर पे अच्छे से, ताकि इतना क्लियर कर लेते हैं तो आप कल की, क्योंकि पढ़ाने को मैं आगे चालू कर लूँ लेकिन आपके फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा इस चीज़ का। तो आज का टॉपिक भी आपको थोड़ा सा टफ सा लगा होगा, है ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।